नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे वह बात करेंगे दोस्तों मॉडल पेपर 15 नंबर पर बात करने वाले, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। हम सभी मॉडल पेपर पर बात कर रहे हैं और आप सभी देख पा रहे होंगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है जो आप सभी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो दोस्तों अब आपको पता है कि अब एक ही क्लास में सब कुछ मिल रहा है दोस्त। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने और ध्यानपूर्वक देखें और इसमें से बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, आप सभी के सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल का उपयोग का एक उदाहरण है। स्थूल कौशल की बात कर रहा है। स्थूल कौशल का मतलब होता है जब आपके बड़े भाग का यूज हो रहा हो। क्या हो रहा हो? बड़े भाग का यूज हो रहा हो। करा कि एक पैर पर संतुलन करना, या करा एक मटर को उंगलियों से दबाना, या किताब के पन्ने पलटना, या पेंसिल पकड़ना। तो दोस्तों इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? स्थूल कौशल की बात कर रहा है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसमें से जो राइट आंसर होगा, देखिए स्थूल का मैंने बताया जब बड़े भाग का यूज होता है। तो क्या पेंसिल पकड़ेंगे तो बड़े भाग का यूज हो रहा है? नहीं, हमारा सिर्फ उंगली काम कर रहा है, उंगली से पकड़े हुए हैं। तो या तो नहीं होगा। किताब पन्ने पलटना या भी क्या है, सूक्ष्म के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आप पन्ने उंगली से ऐसे पलट देते हो पन्ने को। अच्छा, एक मटर के दाने, एक मटर को उंगलियों से दबाना, मतलब एक मटर को उंगलियों से दबाने मतलब है मटर है दाब दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं उंगलियों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन एक पैर संतुलन, पूरे बॉडी को एक ही पैर पे आप संतुलन करके खड़े हो रहे हो, इसका मतलब पूरे शरीर का संतुलन एक ही पैर पर है, और यह आपका कहलाएगा स्थूल। और इसीलिए दोस्तों आपका क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करेंगे। ध्यान देंगे, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से चैप्टर से आप क्वेश्चन है। करा कि आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, या किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा, या केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, न तो वंशानुगत न ही पर्यावरणीय कारक। तो दोस्तों आपको पता है अगर विकासात्मक परिवर्तन की हम चर्चा करेंगे तो इसमें से क्या बनेगा? इसमें आपका जानते हैं जब हमारा बच्चे का विकास होता है या किसी व्यक्ति का विकास है, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का रोल होता है, दोनों का संयोजन होता है। और इसीलिए दोस्तों आपका क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या ए बन जाएगा। ऐसे प्रश्न बहुत सरल होते हैं। आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन और राइट आंसर बनेगा। इसमें करें केवल आनुवांशिकता, तो आप जानते हैं केवल आनुवांशिकता नहीं, उसके साथ साथ वातावरण भी। करें केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, तो आप जान सकते हैं केवल बात करें सोशियो कल्चर फैक्टर नहीं हो सकता ओनली, तो यह भी नहीं बनेगा। डी ऑप्शन में करें ना वंशानुगत ना ही आपका करा वातावरणीय। तो दोस्तों आप जानते हैं दोनों का रूल है, ना कि ऐसा आप नहीं कह सकते हैं ना वंशानुगत का है ना आप कह सकते पर्यावरणीय। तो है फिर किसका? तो आप तो पता है वह है आनुवांशिकता और पर्यावरणीय दोनों का संयोजन से क्या होता है? बच्चे का विकास होता है। तो फर्स्ट का आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। थर्ड नंबर के लिए का 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बचपन अवस्था, या किशोरावस्था। तो साथियों इसमें से क्या बनेगा आपका राइट आंसर? अगर हम साथ ही बात करें क्या इन्फेंसी कहलाएगा, अर्ली चाइल्डहुड कहलाएगा, मिडिल चाइल्डहुड या एडोलसेंस। तो शैशवावस्था जब इस प्रकार के अगर ऑप्शन में आपको लिखे रहे मध्य बाल्यावस्था या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर तब शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष हो जाता है। तो आपका इसमें तो नहीं बनेगा क्योंकि शैशवावस्था नहीं बनेगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था आपका राइट आंसर बनेगा। और इसकी एज की बात करेंगे तो 2 से 6 वर्ष होता है। 2 से 6 वर्ष इसे बोला जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। आपका बी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन कट। किशोरावस्था आपको पता है 12 से 18 होता है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 की बात करें, ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्त। अच्छा प्रश्न है, आपके समाजीकरण चैप्टर से है। शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित है जो वो देखते हैं। तर्क में कह रहा है इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। सही विकल्प को चुनना है। सही विकल्प को आपको चुनना है। क्या बनेगा? क्या दोस्त होगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है कि ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्तों इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। देखिए साथी करा इसमें ध्यान दें, करा कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल क्या करा, बहुत सारा जो खेल है वह रियलिटी टीवी शो पर होता है, एकदम होता है। बहुत सारा खेल जो है शहरों के बच्चे हैं वह मीडिया के माध्यम से सीखते हैं और रियलिटी शो पर आधारित होता है।
तो ये तो बात सही है, आपका कथन जो है पूरी तरीके से राइट है। करा तर्क में करा इन दिनों जो परिवार है, परिवार के साथ साथ जो साथी हैं उनके अलावा अगर बात की जाए तो बच्चे का जो मीडिया है समाजीकरण में बहुत ज़्यादा योगदान है, और सही बात है, ऐसा हो रहा है। तो आपका जो तर्क है वह कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट भी कर रहा है दोस्तों, इसलिए तर्क कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट करेगा तो राइट आंसर क्या बनेगा, वह ए ऑप्शन बन जाएगा। क्या दोस्त, वह आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बन जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे आगे दोस्त, बात करें 5th नंबर की चर्चा कर लेते हैं। करा कि पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखिए, जीन पियाजे की बात करते हैं, जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञान विकास का सिद्धांत कहलाता है। और जीन पियाजे जब आप चर्चा करेंगे दोस्तों तो जीन पियाजे गतिशीलता पर बात करते हैं, एक्टिविटीज पर बात करते हैं, वह सक्रियता या गतिशीलता पर बात करते हैं दोस्तों। तो करा कि क्या इसमें मानते हैं, करा शिक्षक की गतिशीलता, या करा विविध सामग्री का प्रावधान, या मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, या सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। तो करा सेकेंड और फोर्थ, करा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, करा सेकेंड थर्ड फोर्थ, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक, जीन पियाजे का क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है दोस्तों, इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, अच्छा प्रश्न है। तो ध्यान देंगे, आपका जीन पियाजे का संबंधित अगर बात करेंगे, उनका मानना था बच्चे खुद जो वातावरण से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, मतलब बच्चा खुद से अंतःक्रिया करता है। तो शिक्षक की गतिशीलता को मानते हैं, विविध जो सामग्री का प्रावधान मानते हैं, साथ ही साथ मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, यह भी सही है। लेकिन पुनर्बलन की बात करें तो यह जीन पियाजे नहीं मानते, यह व्यवहारवादियों का मानना था। किसका था, व्यवहारवादियों का मानना था। व्यवहारवादी ऐसा मानते थे पुनर्बलन रिफोर्समेंट से बच्चों को सिखाया जाए। तो इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन गलत होगा और राइट आंसर होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपका राइट आंसर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 6 नंबर के लिए। करा कि किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जीन पियाजे से संबंधित यह प्रश्न है संज्ञान विकास का। संवेदी चालक अवस्था की बात करेंगे तो आप जानते हैं 0 से 2 वर्ष बोला जाता है, 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे तो 2 से 7 वर्ष बोला जाता है। अगर मूल संक्रियात्मक अवस्था की आप चर्चा करेंगे तो 7 से 11 वर्ष क्या बोला जाता है, 7 से 11 वर्ष बोला जाता है। यहीं पर अमूर्त की बात करेंगे तो 11 से 15 वर्ष बोला जाता है। ये इनके द्वारा बांटा गया था जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है। अगर हम बात करें साथियों, करा कि जीववादी दृष्टिकोण होता है, तो मैंने आपको बताया है निर्जीव को सजीव समझना, ये बच्चे का जो जीववादी दृष्टिकोण है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता, जिसे बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो राइट आंसर दोस्त क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा इसमें, बी जो है राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि जीववादी होता है और अगर वे मानते हैं पेड़ पौधे क्या होते हैं, चलते हुए बादलों जैसे लुढ़कते हैं, तो उनको लगता है कि सबसे सारी चीजें चल रही हैं और हम स्थिर हैं, ऐसा कुछ। तो राइट आंसर आपका बनेगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 6 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 7 नंबर की बात करें, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए करा कि किसके सिद्धांत में जो भाषा है, लैंग्वेज को कौन मानता है, लैंग्वेज को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस कौन देते हैं, ऐसी बात आपसे कर रहा है। तो दोस्तों आप जानते हैं या कौन बोलेगा, लेवाइगोस्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर या लॉरेंस कोहलबर्ग। तो आप जानते हैं दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग हो नहीं सकते क्योंकि इनका सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया वह बुद्धि का सिद्धांत दिया है, इनका कोई यहाँ इस पर रोल नहीं है। अब रही बात लेवाइगोस्की, जीन पियाजे संज्ञान विकास की बात करते हैं और वे विचार को महत्व देते हैं। किसको, विचार को महत्व देते हैं, ना कि भाषा को। किसको, भाषा जो नहीं देते, विचार को महत्व देते हैं जीन पियाजे। अच्छा, लेवाइगोस्की की जब हम चर्चा करेंगे तो लेवाइगोस्की जो है भाषा को इम्पोर्टेंस देते हैं, भाषा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनका कहने का मतलब था, मतलब उन जो भाषा व संज्ञान विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विकसित करने में। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन लेवाइगोस्की बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्तों, 8 नंबर की चर्चा करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। वाइगोत्स्की अगर बात करें जाए तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत कहलाता है वो सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत,
सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सिद्धांत के नाम से जानते हैं। साथियों अगर हम बात करें तो इनका मानना था बच्चा कैसे सीखता है, समाज से अंतःक्रिया करता है, समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, अंतःक्रिया करके सीखता है। लेव वाइगोत्स्की का अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों इसमें से आपसे क्या बनेगा, करा कि इसमें या फिर कहते हैं कि सहयोगात्मक द्वारा बच्चा सीखता है। किससे? सहयोगात्मक प्रक्रिया के द्वारा, सहयोगात्मक प्रक्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है। ऐसी सारी चीजें जो बात की जाए वह कौन मानता है? लेव वाइगोत्स्की। तो क्या प्रतियोगिता के द्वारा? कोई नहीं मानता प्रतियोगिता के द्वारा, कंपटीशन के द्वारा हो। साथियों उसके साथ बातचीत करके एकदम आपका बी ऑप्शन बनेगा। पुरस्कार और के लिए प्रयास करके और दंड का से बच करके, ऐसा मानता है व्यवहारवादी। तो लेव वाइगोत्स्की एक संज्ञानवादी है, ना कि व्यवहारवादी, इसलिए आपका नहीं बनेगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन की बात करें तो यह भी जो है एक व्यवहारवादी कहते हैं, जिसे यस और बॉन्ड की बात करते हैं। यस और बॉन्ड की बात वो भी व्यवहारवादियों में कौन? थॉर्नडाइक बात करते हैं, इसलिए दोस्त यह भी नहीं बनेगा। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 9th नंबर के लिए एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं? एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं? करा निष्क्रिय नकलची के रूप में माने जाते हैं, करा ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे होते हैं, ब्लैक बोर्ड के उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने में अग्रसर होते हैं, करा केवल निष्क्रिय श्रोता होते हैं। तो दोस्तों बाल केंद्रित अगर बात की जाए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की अगर हम चर्चा करते हैं तो कभी नहीं केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं बनेगा। डी ऑप्शन अपने आप से हटेगा। ब्लैक बोर्ड से उत्तरों निकालने से कुछ नहीं, ऐसा बाल केंद्रित शिक्षा नहीं मानता है। बाल केंद्रित शिक्षा का था बच्चा सब कुछ करेगा, शिक्षक उसका एक मार्गदर्शक कर्ता के रूप में होगा, परामर्शदाता के रूप में होगा। तो ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते, आपका बी ऑप्शन बनेगा। निष्क्रिय नकलची के रूप में ऐसा कुछ नहीं है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन क्या होगा? वह आपका बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, 10 नंबर की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म कौन सा है? ध्यान देंगे दोस्त, आप सभी के सामने जो प्रश्न लिखा गया है वह लिखा गया साथी, वह लिखा गया है आपके कोहलबर्ग से प्रश्न। देखिए सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास, और सजा आज्ञाकारिता अभिन्यास की बात करेंगे तो पहले का पहला बोला जाता है, पहले का पहला कहा जाता है। कानून तय नहीं अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है, तो कानून तय नहीं समाज के लिए भलाई के लिए बदला जा सकता है, तो तीसरे का पहले की मिलान कर रहा है। तो पहले का पहला मिलना चाहिए ना कि तीसरे से पहला, अपने आप से गलत होगा। यहाँ पर देखिए सही सुमेलित युग्म में पूछ रहा है। कहा अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल, तो आप जानते हैं दूसरे का पहला बोला जाता है। और क्या दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करते हैं, क्या ऐसा बनेगा? चलते आगे बात करें। कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था, तो आपका जानते हैं कानून व्यवस्था दूसरे का दूसरा कहलाता है। करा कि मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं से चुना, तो या तो तीसरे का दूसरे से मिलान हो रहा है, नहीं होगा। सामाजिक अनुबंध की बात करें तो यह सामाजिक अनुबंध तीसरे का पहला होता है, और तीसरे का पहला करा किसी क्रिया के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं, या अच्छा है या बुरा, तो अच्छा बुरा या नहीं निर्धारित करता है। गुड बॉय गुड गर्ल जो आपका दूसरे का पहले से मैच हो रहा है, तो या तो नहीं बनेगा, ना डी ऑप्शन बनेगा, ना सी ऑप्शन बनेगा, ना ए ऑप्शन बनेगा। तो आपका दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करते हैं, आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि गुड बॉय गुड गर्ल जो दिखाते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। और मैंने आपको कई बार बताई है कि सर जी कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वह आपको ध्यानपूर्वक 3 स्टेज में उन्होंने सिद्धांत दिया, हर स्टेज में जो है 2-2 सब स्टेज की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको कई बार बता चुके हैं, और वैसे ही प्रश्न आपके सामने था। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करेंगे, 10 नंबर प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कोहलबर्ग की अगर बात करें कि इनकी आलोचना करते हैं कैलोड गिल्गन, जो कहते हैं कि भाई साहब इनका सिद्धांत एक यूरोपीय जो सिद्धांत है, मतलब भारत या पूरे विश्व पर लागू नहीं होता है, या कहते हैं कि भाई साहब इनका जो सिद्धांत है पुरुषवादी सिद्धांत है, महिलाओं पर लागू नहीं होता। तमाम तरीके से आलोचना की जाती है, उसको मैंने आपको बता दी है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले, किस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों को, विभिन्न प्रजातियों को, सुंदरता को पहचान कर सकते हैं और जान सकते हैं दोस्तों। तो क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा? करा कि हार्वर्ड गार्डनर के कौन सा सिद्धांत, मतलब हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है
उन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं। करें जो 8 प्रकार की बुद्धियां हैं तो उसमें से कौन किस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति में वनस्पति और जीवों से जो सुंदरता की पहचान कर सकते हैं, क्या स्थानिक वाले या प्रकृतिवादी या संगीतमय वाले या अंतर्वैयक्तिक वाले। अंतर्वैयक्तिक वाले मैंने आपको बताया था दूसरों की मनोदशा को समझते हैं, यह आपका नहीं बनेगा, डी ऑप्शन नहीं बनेगा। संगीतमय की बात करेंगे, संगीतमय जिससे संगीत से लगा हो तो क्या इसमें वनस्पति जीवों की बात हो रही, नहीं होगा। स्थानिक में कह रहा कि आपसे जिसका मानचित्र, जिसमें मानचित्रकार जैसे चित्रकार जिसको स्थान का जानकारी हो, चित्रकार की बात करेंगे, जिसे स्थान की जानकारी हो उसके लिए बात की जाती है, यह भी नहीं बनेगा। राइट आंसर क्या होगा, प्रकृति से, जिसके जैसे किसान हो गया, माली हो गए, ये सभी क्या है आपके प्रकृतिवादियों से जिसको लगा हो जाए, जिसको वनस्पति और जीवों की पहचान करने आती है, वह प्रकृतिवादी बुद्धि वाला कहलाता है। आपका बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, 12 नंबर की चर्चा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। एनईपी से आपसे प्रश्न है, एनईपी की बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, करा कि क्या सिफारिश करती है, बहुभाषावाद को, करा एक भाषावाद को, करा पाठ्यक्रम का मानकीकरण या मूल्यांकन का मानकीकरण। तो दोस्तों आप जानते हैं जब मूल्यांकन के मानकीकरण नहीं, लचीलेपन की बात करता है, किसका, लचीलापन की बात करता है, या भी नहीं बनेगा, या नहीं बनेगा। मानकीकरण करा पाठ्यक्रम का, तो यह भी नहीं बनेगा, यह भी लचीलापन होना चाहिए, इसमें भी क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, यह भी नहीं बनेगा। एक भाषावाद की बात करता ही नहीं है, वह किस पर जोड़ देता है, बहुभाषावाद पर। आपका ए ऑप्शन राइट आंसर बनेगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर की चर्चा करते हैं। करा कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं, लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो करा कि यह विकल्प या उदाहरण किसका है, करा कि जेंडर पक्षपात का, जेंडर स्थिरता का, जेंडर समता का, जेंडर समानता का। तो क्या दोस्त ऐसा कभी आपने सुना है, क्या जो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं और जोखिम ले सकते हैं, क्या लड़कियां नहीं ले सकती, एकदम ले सकती हैं। और इसमें करा लड़कियों को आज्ञाकारी और ईमानदार थी, लड़के आज्ञाकारी ईमानदार नहीं होते हैं। तो ऐसा सिर्फ शिक्षिका के दिमाग में क्या है, तो इस तरीके से जेंडर पक्षपात की बात कर रहा है, जेंडर बायस की बात हो रही है। और राइट आंसर क्या बनेगा, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। 13 नंबर की अगर चर्चा करेंगे तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर के लिए कथन आपके सामने है, कथन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। करा शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। और करा तर्क में करा कोई भी मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है, सही विकल्प चुने। करा ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता एक ही, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही, ए सही है लेकिन आर गलत है, करा ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 14 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए जब हम बात करेंगे, करा कि शिक्षकों को, जो टीचर हैं, बच्चों का जब आकलन करें, असेसमेंट करें, तो अगर विभिन्न प्रकार की आकलन क्या करें, विभिन्न प्रकार की आकलन और तकनीक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। और विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीक का जब विधियों का प्रयोग करते हैं तो बच्चे की क्या होता है, तब क्या होता है कि आप बच्चे के बारे में सही तरीके से आकलन कर पाते हो। कथन पूरी तरीके से क्या है, राइट है। तर्क में कह रहा है दोस्तों कि कोई भी मूल्यांकन तकनीक ऐसा नहीं है जो पूरा हूबहू बच्चे के बारे में बता दे, ऐसी कोई तकनीक अभी तक पैदा नहीं हुई जो बच्चे की एक ही वह तकनीक लगाओ पूरा बच्चा का निखार बता दे। तो पूरी तरीके से एकदम नहीं बता सकता, कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं, ऐसा कोई परिणाम, ऐसा कोई टेस्ट नहीं बनाया गया। तो दोस्तों इसमें से बात एकदम सही है, तर्क की बात करें सही है, कथन भी सही है और तर्क कथन को संतुष्ट भी कर रहा है। और राइट आंसर क्या होगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर भी व्याख्या कर रहा है एक ही, क्योंकि कैसे व्याख्या करा कि जब ऐसा कुछ बनाया ही नहीं गया, कोई ऐसी विधि बनाई नहीं गई कि एक ही विधि का इस्तेमाल करके आप बच्चों की आकलन कर सकते हो, तो इसीलिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वही इसीलिए तर्क जो है कथन को संतुष्ट भी कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। सीखने के लिए आकलन की बात हो रही है, सीखने के लिए आकलन कब होता है, तो सीखने के लिए आकलन की बात करें तो पूर्व में कर लिया जाता है। पूर्व में बच्चे की रुचियों को जान ले, बच्चे की कल्पना, बच्चे की क्या इंटरेस्ट बच्चा किस में लेता है, सभी रुचियों को अगर पहचान ले, सभी चीज़ों को जान ले बच्चे को, तो सीखने के लिए आकलन बोला जाता है। करा कि
को नहीं दर्शाता है। अगर छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, वे कैसे पहुँचे, तो या तो सही है क्योंकि हमसे ढूंढ रहा नहीं। कौन सा इसमें से गलत होगा? शिक्षक सीखने की सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, यह भी सही है। लेकिन अब प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच क्या कर रहा है? छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। तो जब तुलना करेंगे तो यही पॉइंट गलत होगा, क्योंकि किसी बच्चे का किसी बच्चे से तुलना करना व्यक्ति भिन्नता क्या है? हनन है, और आप तुलना कर नहीं सकते। तो राइट आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन, क्योंकि तुलना जैसा ऑप्शन आपके लिए निगेटिव होगा और वही राइट आंसर। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जा सकता है। कैसे? जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चे का करना है, इवेल्युएशन करना है, तो खुद से आकलन हो सकता है और किसी सहयोगात्मक रूप से आकलन किया जा सकता है, सहकर्मी के द्वारा आकलन किया जा सकता है। और ऐसी विवाद क्या है, या सीखने के लिए आकलन के लिए दर्शाती है, लेकिन सीखने के आकलन के लिए सी ऑप्शन नहीं दर्शाएगा, क्योंकि इसमें तुलना जैसी बात हो रही है। इसीलिए दोस्त आपका सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? क्या लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम इमारत, या अनम मानसिकता, या मानकीकृत पाठ्यक्रम? तो दोस्तों समावेशी शिक्षा की अगर बात करते हैं तो कभी आपने सुना होगा कि मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, गलत होगा। अनम मानसिकता की बात करें, इनफ्लेक्सिबल करें, मेंटेलिटी की बात करें, कभी नहीं होगा। कह कि अगम इमारत की बात करें, कहा कि कह रहा कि जो बिल्डिंग हो वह भी रिजिड हो, तो ऐसा भी नहीं होगा दोस्तों। आपका क्या बनेगा? लचीला शिक्षा शास्त्र होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा की बात करें तो जरूरी है समावेशी शिक्षा में लचीली शिक्षा शास्त्र हो, और इसीलिए दोस्त आपका ए ऑप्शन बनेगा। फ्लेक्सिबल क्या हो? पेडागोगी हो, आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर की चर्चा, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? कौन सी एक सी दिव्यांगता है जो बच्चा बात नहीं कर पाता है, सब कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं कर पाता, सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, आत्म केंद्रित या स्वालीनता, पठन वैफल्य, गुणज वैफल्य, गतिमान दिव्यांगता? तो दोस्तों गतिमान दिव्यांगता तो वाला बच्चा बोल ले जाएगा। गुणज वैकल्य में होता, गणना संबंधी होता, तो गणना संबंधी ऐसा पूछ नहीं, आपसे पूछ रहा सामाजिक संचार सोशल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, यह भी नहीं बनेगा। पठन वैकल्य में होता, पढ़ने संबंधी विकार होता तो होता है, लेकिन आपका क्या बनेगा? स्वालीनता वाला बच्चा कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं करता और शांति से बैठा होता है, उसे उसकी बुद्धि भी जो है थोड़ी सी कम होती है और बहुत कम बोलता, मतलब बोलता ही नहीं है, बस शांति से बैठा रहेगा, आएगा चला जाएगा वैसे। तो आपका 17 का क्या बनेगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर के लिए, निम्न में से कौन सी सुविधाहीन, निम्न में से कौन से सुविधाहीन व वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करेगा? कर विविधता को महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, कर प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या मानकीकृत परीक्षण? तो करा कि इसमें से क्या आपका राइट होना चाहिए? प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 18 की अगर हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको पता है सुविधाहीन और वंचित समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में मदद क्या करेगा? विविधता को महत्व देंगे। किसको देंगे? विविधता को हम क्या देंगे? एकदम महत्व देंगे, क्योंकि जब विविधता होगी तभी बच्चे सामाजिक आर्थिक रूप से बच्चा जो है विविधता है, तभी उसको हम शामिल करने के विविधता को महत्व देंगे, तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम क्या? जो बच्चा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसको गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, प्रासंगिक पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, और गैर की वजह से यह चीजें गलत हो गई। करा प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, किसी ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं पढ़ानी है, गलत होगा। मानकीकृत परीक्षण की बात करें, स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं लेंगे, लचीलापन परीक्षण होना चाहिए, यह भी बात गलत है दोस्तों। तो आपका क्या बनेगा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, ए ऑप्शन आपका जो इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, तो आपका ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर के लिए, सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुत करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसे समावेशन की मदद मिलेगी? किसे समावेशन से मदद मिलेगी? श्रवण बाधित छात्र, दृष्टि बाधित बालक, या अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले बालक, या गतिमान दिव्यांगता वाले बच्चे? फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो दोस्तों इसमें सामग्री को नए तरीके से प्रस्तुत करने के लिए किसकी समावेशन में मदद मिलेगी? तो आपके सही बात है, आपका दृष्टि बाधित छात्र भी इसमें क्या होगा, उसको भी हम क्या करेंगे, उसको भी सम्मिलित करेंगे। दृष्टि बाधित वाला इसको भी, और अधिगम कठिनाई वाले महसूस करने वाले छात्र इसको भी, गतिमान दिव्यांगता वाला यह भी। तो दोस्तों आपका क्या बनेगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। राइट आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा।
क्या बनेगा, डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे तो आपका 19 का जो बनेगा ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा, 19 का ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। मतलब आपको मिलाना है, कड़ा गुणज वैकल्प, कड़ा कैलकुलेटर का प्रावधान, कड़ा की पठन वैकल्प, लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, कड़ा श्रवण दोष ऑडियो टेप देना, कड़ा दृश्य हानि चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना। तो कड़ा कि किसका सही जो जोड़ा बनेगा, किसका सही जोड़ा जो बनेगा, प्रश्न संख्या 20 नंबर है। प्रश्न संख्या 20 नंबर अच्छा प्रश्न है और इसके लिए दोस्त बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा। बेहतरीन प्रश्न और इसके लिए साथी बताने का प्रयास करेंगे 20 नंबर के लिए क्या आपका राइट आंसर बन सकता है। जी 20 नंबर के लिए क्या आपका राइट आंसर बनेगा। देखिए जब गुणज वैकल्प, देखिए पहले पे क्या लिखा गुणज वैकल्प, तो गुणज वैकल्प वाला गणना संबंधी विकार नहीं कर पाता है और कैलकुलेटर का प्रावधान करना चाहिए, एकदम सही है। करा सही युग्म क्या बनेगा, ए ऑप्शन। अच्छा पठन वैकल्य है, पढ़ने में दिक्कत है, करा लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, तो क्या पठन वैकल्य, तो उसमें भी आ जाता है पठन। और जब आप पठन वैकल्य की बात करें लंबे लंबे कार्य पढ़ना या फिर आपसे बात कर सकता है लिखना भी, दोनों को कभी कभी इंक्लूड कर देता है, इसलिए दोस्तों यह भी नहीं बनेगा। श्रवण दोष की बात करेंगे, श्रवण दोष में ऑडियो टेप देना, तो जब उसे सुनाई नहीं रहा तो ऑडियो टेप देंगे नहीं, जब उसे दिखाई नहीं दे रहा तो चित्रों का इस्तेमाल वाली चीजें करेंगे नहीं। तो राइट आंसर गुणज वैकल्प होगा, कैलकुलेटर का प्रावधान आपका ए ऑप्शन हो सकता है राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न करा कि ए ऑप्शन में 21 नंबर के लिए प्रारंभिक कक्षाओं में, तो आपने देखा होगा पठन वैकल्प में कभी कभी क्या होता है, पठन वैकल्प में जो आपका लेखन को लिया जाता है और कभी कभी दोनों को, मतलब दोनों को। आप देखिए पठन वैकल्प में सिर्फ कभी कभी पढ़ने वाला लिया जाता है और कभी कभी दोनों को लिया जाता है, लेकिन इसमें उसी प्रकार से लिया गया है, इसीलिए आपका बी ऑप्शन नहीं बन रहा है दोस्त, ए ऑप्शन बनेगा। 21 नंबर के लिए प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर होगा। बिना समझे नकल करना, यह करा कि करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, रट कर याद करना। तो दोस्तों रट कर याद करना अपने आप से गलत होगा, निष्क्रिय रूप से सुनना यह भी गलत है, बिना समझे नकल करना यह भी अपने आप से गलत होगा। राइट आंसर क्या, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। तो प्रारंभिक कक्षाओं में क्या होगा, लर्निंग बाय डूइंग के हिसाब से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। शिक्षा अध्ययन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर होगा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बेहतर होगा। तो आपका लर्निंग बाय डूइंग की बात करें तो जॉन डी भी बात करते हैं और आपका इसमें से प्रगतिशील जो शिक्षा है उसके जनक बोले जाते हैं। तो राइट आंसर 21 का बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 22 नंबर के लिए कथन को ध्यानपूर्वक देखें। अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, एकदम सही है। अधिगम के लिए जो सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, एकदम आपका कथन पूरी तरीके से सही है। तर्क में कह रहा है कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, एकदम सही है दोस्तों। आपका जो इसी वजह से सामाजिक भागीदारी की बात हो रही है, एक सामाजिक, इसीलिए अधिगम को क्या कर सकते हैं, एक सामाजिक भागीदारी की बात जब हो रही सामाजिक क्रिया है, इसलिए तर्क और कथन पूरी तरीके से सही है। और जब तर्क कथन सही है, तर्क भी कथन को संतुष्ट भी कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है, एक ही आपका ए ऑप्शन बनेगा। बी ऑप्शन दिया है कि दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, तो ऐसा कुछ नहीं, व्याख्या कर रहा है दोस्तों, व्याख्या कर रहा है, कर व्याख्या नहीं करता है, इसलिए गलत हो जाएगा। कर इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है, तो आपका दोनों जानते हैं सही है, इसमें अगर दोनों गलत है तो राइट आंसर क्या बनेगा, आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। 22 का आपका ए ऑप्शन, 22 का दोस्त वो आपका ए ऑप्शन बनेगा। 23 नंबर पर हम चलेंगे, 23 नंबर की चर्चा करते हैं। करा कि कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। जो क्लास की एक्टिविटीज है उसको सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, उन्हें संबंधित खंडों में विभाजित करना चाहिए, उनके बारे में स्पष्ट निर्देश देना, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। तो दोस्तों इसमें से क्या बनेगा आपका राइट आंसर, असंबंधित खंडों में विभाजित करना। भाई साहब संबंधित खंडों में विभाजित करेंगे, असंबंधित। सार्थक बनाने के लिए, एक मीनिंगफुल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उसको मीनिंगफुल एक्टिविटीज बनाने के लिए दोस्तों असंबंधित खंडों में नहीं तोड़ेंगे, गलत होगा। उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश, तो अस्पष्ट निर्देश देंगे तो यह भी बिगड़ेगा। अस्पष्ट का राय मतलब क्लियर नहीं आपको। उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करें, भाई संदर्भ तरीके से प्रस्तुत करना कि संदर्भहीन, तो उन्हें संदर्भ में उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना आपका क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, 24 नंबर की चर्चा।
क्या निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? कौन सा सकारात्मक योगदान नहीं देती है? करा आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, पाठ्यचर्या क्या क्या करना, अनुकूलन, या करा छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, या पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, या परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षा शिक्षण रणनीतियां। तो कह रहा कि सकारात्मक योगदान नहीं देती, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट इसमें से क्या है, गलत है, वही आपको गलत ढूंढना है। और इसमें से 24 नंबर की बात जब आप करेंगे ना तो 3 इसमें से एकदम राइट होंगे, एक आपका गलत है। जो गलत है वही हमको ढूंढना है, कौन सा सकारात्मक योगदान नहीं देती है। तो आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन एकदम सही है, आपकी नेसेसरी, आपकी आवश्यकता के अनुसार क्या करेंगे हम, आपके नीड्स के अनुसार कैरिकुलम को क्या करेंगे, उसको अनुकूलन करने की कोशिश करेंगे, एडॉप्टेशन करने की कोशिश करेंगे, एकदम बात सही। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, ठीक है, उनके लिए एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, जो आपका पाठ्यचर्या नियोजन है, जो आपका पाठ्यचर्या की प्लानिंग है, करिकुलम की प्लानिंग है, उसमें नवाचार होने की कोशिश करेंगे। लेकिन परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षा शास्त्र कभी नहीं होगा, और यही गलत है, तो गलत ही हमसे पूछ रहा था, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा, क्योंकि हमसे गलती पूछ रहा था, गलती है ऑप्शन डी, तो गलत है 24 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 25 नंबर के लिए। कथन को ध्यानपूर्वक कथन को देखिए, करा एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। करा दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। तर्क में कहा कि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। सही विकल्प को चुनना है। करा ए और आर दोनों सही, आर व्याख्या करता है कि ए और आर दोनों सही, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है कि। करा ए सही लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। दोस्त प्रश्न संख्या 25 नंबर के लिए कह रहा है, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। एकदम कथन पूरी तरीके से सही है, कथन पूरा सही है कि कह जो आप पढ़ाए जाने विषय वस्तु है वह बच्चों के दैनिक जीवन से हमें जोड़ देना चाहिए। एकदम बात सही, कथन पूरी तरीके से राइट है। तर्क में दोस्त कह रहा कि बच्चे स्कूल में जो जीवन से बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुभव लेकर जाते हैं। एकदम सही है, जब बच्चे विद्यालय में आते हैं बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, अनुभव लेकर आते हैं, और जिस पर जो शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तर्क क्या है, पूरी तरीके से सही है, कथन भी पूरी तरीके से सही है। तर्क जो है कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट भी कर रहा है, और इसीलिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा, ए ऑप्शन आपका बनेगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं। आर व्याख्या कर रहा है, ए की भी कर रहा है, और इसमें कर ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। करा कि जो आर व्याख्या नहीं करता ए की, तो ऐसा कुछ नहीं है, व्याख्या कर रहा है गलत होगा। ए सही लेकिन आर गलत है दोस्तों, ऐसा आपने देखा दोनों सही हैं, और इसमें करा दोनों गलत हैं, तो यह भी डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर दोस्त आपका ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 26 को ध्यानपूर्वक आप लोग देखें और बताने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्व मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। कह कि विस्मरण है, या अनुकृति है, या आदि संज्ञान है, या रटकर याद करना। तो कह कि बच्चों को जो सीखने का स्व मूल्यांकन करने और कहा कि समझ की जांच करने में मदद मिलेगी। किससे समझ की जांच करने में मदद मिलने वाली है? तो दोस्तों आप जानते हैं क्या उसमें से आपका विस्मरण होगा? विस्मरण भाई साहब नहीं होगा, अनुकृति या भी नहीं होगा। करा कि आदि संज्ञान एकदम आपका सही होगा, आदि संज्ञान सी ऑप्शन। रट कर याद करना अपने आप से गलत है। तो स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करेगा, उसे हम बोलते हैं आदि संज्ञान, जिसे मेटा कॉग्निटिव कहते हैं। आपका क्या होगा, आपका सी ऑप्शन बनेगा। ओवर कॉग्निटिव लिखा है, मेटा होगा जी, ओके। तो आपका 26 का जो बनेगा ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा 27 नंबर के लिए, करा बच्चों में भ्रांतियां होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बच्चों में भ्रांतियां होना क्या कहलाता है? बच्चों में जो भ्रांतियां उत्पन्न होती है वह क्या कहलाता है? असामान्य है, या करा कि अप्रारूपी है, या प्राकृतिक है, या दुर्लभ है। दोस्तों जब बच्चे में भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है, या किसी में भ्रांतियां उत्पन्न होती है, चाहे हम में हो चाहे आप में हो, भ्रांतियां उत्पन्न करना एक प्राकृतिक क्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है। और राइट आंसर क्या होगा आपका?
सी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। ऐसे प्रश्न पेपर में आपके प्राइमरी लेवल के पेपर में पूछ लिए जाते हैं। प्राइमरी लेवल के पेपर में ऐसे प्रश्न टपक जाते हैं 27 नंबर के लिए। जो बनेगा 27 नंबर के लिए आपका, वह आपका साथी बन जाएगा 27 नंबर की। अगर हम चर्चा करेंगे तो सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, 28 नंबर की चर्चा करते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे 28 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह क्या है? सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, कह रहा महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, या कह रहा प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, या शैक्षणिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। कह रहा एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, उसके लिए क्या चीजें हो सकती है, कर रहा है, वह क्या चीजें फील कर रहा है दोस्तों, एकदम बताएंगे जी, एकदम बताएंगे। बच्चा असहायता महसूस कर रहा है तो वह क्या कर रहा है? कह रहा दोस्तों ये ऑप्शन में सीखने में बेहद उत्साह है। जब उत्साह होता तो क्या असहायता महसूस करता? अधिगम में नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, भाई साहब अगर वह महारत हासिल करना चाहता, उसमें आप निपुण होना चाहता, तो क्या असहायता होता? नहीं होता। करा कि प्रदर्शन उन्मुख की बात करें, लक्ष्यों पर ध्यान देना, अगर प्रदर्शन दिखाना होता, परफॉर्मेंस दिखाना होता तो ऐसा भी नहीं बनता। करा शैक्षणिक गतिविधियों से अलग रखेगा, एकदम अधिगम असहायता जो है शैक्षणिक गतिविधियों से अलग रखेगा। और राइट आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 28 का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, ध्यान देंगे 29 नंबर के लिए दोस्त। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक पीड़ा का उदाहरण है? तो मैंने आपको बताया था पीड़ा चैप्टर की बात करें तो दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। आंतरिक की बात होता है, एक आंतरिक की जिसे इंटरनल बोलते हैं, एक्सटर्नल की बात करें जिसे बाहरी बोलते हैं। तो आपसे आंतरिक पीड़ा की बात करें, किससे आपका ऑप्शन इसमें हो जिसमें आंतरिक रूप से मोटिवेट होते हो। रुचि के कारण कई भाषा सीखना, एकदम सही है। जब आप में इंटरेस्ट हो जाएगा तो आप उससे रुचि के हिसाब से आप नई भाषा सीख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप आंतरिक रूप से मोटिवेट हो, ये ऑप्शन आपका राइट बनेगा। बी में करा नगद पुरस्कार जीतने के लिए चित्रकारी, तो नगद पुरस्कार जीतने के लिए बाह्य पीड़ा की बात हो रही है, किसमें? क्योंकि पुरस्कार मिल रहा है, बाह्य पीड़ा की बात हो रही है, इसलिए दोस्तों आपका क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन नहीं बनेगा, आपका बी ऑप्शन क्या होगा? कट हो जाएगा। पुरस्कार जीतने की बात हो रही है, फिर से खेल में भाग लेना, तो यह भी बाय होगा। माता पिता की प्रशंसा, तो माता पिता की क्या प्रशंसा पाने के लिए आप क्या अच्छे काम कर रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो आप क्या इंटरनल नहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात हो रही है कि भाई साहब हम प्रशंसा पा जाएं, इसके बाद अगर प्रशंसा नहीं देंगे तो छोड़ देंगे पढ़ाई वढ़ाई। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा? 29 का जो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर के लिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? अधिगम को प्रभावित करने वाला मतलब लर्निंग है उसको इफेक्ट डालने वाला, जो इफेक्ट करने वाला कौन सा ऐसा कारक है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक की बात कर रहा है? अधिगम को प्रभावित करने वाला इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात कर रहा है, कौन सा पर्यावरणीय कारक होगा? रवैया, प्रेरणा, या व्यक्तिगत लक्षण, या विद्यालय। दोस्तों आप जानते हैं रवैया खुद से करते हैं, या आपका पर्यावरणीय नहीं बनेगा, ये आनुवांशिक बनेगा, तो एक निजी कारक बनेगा। आप कह सकते हैं निजी कारक, आनुवांशिक की जगह निजी कारक कह सकते हैं। तो या रवैया निजी कारक है, प्रेरणा निजी कारक है, व्यक्तिगत लक्षण निजी कारक है, लेकिन विद्यालय क्या है? आपका बाह्य कारक है, और यह वातावरणीय कारक बोल सकते हैं। आपका डी ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। क्या दोस्त? ऑप्शन संख्या डी। इस तरीके से हम बात करें, इस तरीके से अगर हम बात करें दोस्तों, आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की क्या थी? श्रृंखला थी। आप सभी ने बहुत अच्छे से देखा होगा, क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में टपक जाते हैं दोस्तों। हर प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आपने देखा, समझा, परखा। जैसा भी आपको सेशन लगा हो दोस्त, एक बार जब क्लास आपकी एंड हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने राय जरूर देंगे कि सर जी हमको सेशन ऐसा महसूस हुआ। कुछ अगर आपको लगता है कि और सुधार किया जाए, और भी अच्छे से आपको प्रोवाइड की जाए चीज़ें, तो आप सभी कमेंट में जाकर के पिन कर सकते हैं। इस तरीके से बात किया जाए तो यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला बेहद इंपॉर्टेंट और आपके पेपर में फंसने के लायक क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों। और अगली क्लास में हम सभी मिलेंगे किसी नेक्स्ट मॉडल पेपर पर। तब तक के लिए दोस्त हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक आपको देखना है, समझना है, सीखना है, तभी जाकर के आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तभी जाकर आप अच्छा परफॉर्मेंस पेपर में कर पाएंगे। क्योंकि पेडागोजी आपका पूरा पेपर में रोल, हर क्वेश्चन हर पार्ट में जो है बहुत रोल अदा करता है। पेडागोजी जानना जरूरी है। पेडागोजी अगर आपको समझ में आ गई फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सीटेट कोई ऐसा
है ही व्यक्ति है ही नहीं, बना ही नहीं है जो आपको फेल करा दे, अगर आप पेडागोगी को समझ गए दोस्त। तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।